नमस्ते। आप देख रहे हैं बिगुल और मैं उमा रमन पाठक। आज के इस अंक में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भारत में उनका पहला आंदोलन था। इस आंदोलन के पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई सारे आंदोलन और सत्याग्रह किए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को तब से लेकर अब तक प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का किसानों के मुद्दे पर बिहार के इस एक स्पेसिफिक इलाके में किया गया आंदोलन था, फिर भी इसका प्रभाव पूरे देश में हुआ। इसे महात्मा गांधी का अखिल भारतीय आंदोलन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके प्रभाव को कमतर नहीं आंका जा सकता है। भारत में महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कहलाता है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। लेकिन आज के इस अंक में हम समझेंगे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 के आसपास हुआ था। आइए समझते हैं इस आंदोलन के बारे में और समझते हैं इसकी भूमिका के बारे में। 19वीं सदी की शुरुआत में गोरी हुकूमत ने बंगाल प्रेसिडेंसी के किसानों के लिए एक बर्बर कृषि कानून पास कर दिया, जिसे कि तिनकठिया पद्धति या तिनकठिया कानून कहा जाता है। इस तिनकठिया पद्धति के मुताबिक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करने को कहा गया। अगर कोई किसान इस आदेश को न मानता तो उसे भांति भांति से प्रताड़ित किया जाने लगा। अर्थात अगर किसान के पास 20 बिस्वा जमीन है तो उसे 3 बिस्वा जमीन में कम से कम अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी होगी। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील बोना किसान के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अगर कोई किसान इस फरमान को मानने से मना करता तो उसे कारागार भेज दिया जाता, उसे कोड़ों से पीटा जाता, उसे घोड़ों से कुचल दिया जाता या बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता। उसका आर्थिक, मानसिक और हर तरह से शोषण और दोहन किया जाता। इस पद्धति के लिए जो जमीन अंग्रेज सरकार चाहती थी उसका भी निर्धारण किसान खुद नहीं करता था। अपने खेत के किस भाग पर किसान नील बोएगा ये किसान नहीं तय कर सकता था। इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने नील ऑफिसर की तैनाती कर रखी थी, जो किसान की जमीन के सबसे उपजाऊ भाग को सेलेक्ट कर लेता था और किसान से जबरन उस भाग पर नील की खेती कराई जाती थी। नील एक प्राकृतिक रंग होता है जो कि यूरोप में अच्छे दामों में बिकता है, इसीलिए अंग्रेज सरकार बंगाल के किसानों से नील जबरन बोआती थी और उसको यूरोप में अच्छे दामों पर बेचती थी। नील की खेती करने वाले किसानों पर फैक्ट्री सहित कुल 42 कर लगा दिए गए। इन करों में फैक्ट्री कर, मड़ाई कर से लेकर मशीन कर और सिंचाई कर सहित कई सारे कर शामिल थे। इन 42 प्रकार के करों को देने और उसके बाद इसका दाम लेने के बाद किसानों को नील की खेती से कोई फायदा तो नहीं होता था, बल्कि उल्टे नुकसान होने लगा, जिसके वजह से किसान की अपनी कमाई डूबने लगी और उसके अंदर भारी असंतोष पैदा हुआ। इसी नील की खेती के खिलाफ बंगाल के कई इलाकों में हिंसक आंदोलन हुए, जिसे कि नील आंदोलन या बंगाल नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव बंगाल के कई इलाकों में था। तब बिहार बंगाल के ही हिस्से में पड़ता था और उस समय लगातार इसमें आंदोलन होता रहा। 1912 में बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया और बिहार एक नया राज्य बना। बिहार के ही उत्तर पूर्व में चंपारण नाम का एक जिला पड़ता है, जो कि मूल रूप से कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ पर भी यही तिनकठिया या नील की खेती वाली पद्धति चल रही थी। यहाँ के किसान इस तिनकठिया पद्धति से परेशान थे और अपने नेता के कहने पर लगातार आंदोलनरत थे। वो हिंसक आंदोलन नहीं करते थे। उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से जाकर गुहार लगाई कि उनके लिए कुछ रियायत के लिए वो अंग्रेजों से कहें। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और एओ ह्यूम जैसे नेताओं से मिलकर अपनी बात कही, लेकिन आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे इन बड़े नेताओं ने निलहा जैसे छोटे किसानों की बात सुनने और तिनकठिया पद्धति को हल्का मानते हुए इनके लिए कोई आंदोलन करने से इनकार कर दिया। इसी बीच 1916 का लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें शामिल होने महात्मा गांधी लखनऊ आए। इस आंदोलन की अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। लखनऊ का अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच महात्मा गांधी ने समझौता कराया। इसी आंदोलन में बिहार किसान सभा के नेता
रामचंद्र शुक्ल भी आए हुए थे। रामचंद्र शुक्ल ने इस बार महात्मा गांधी से वही दरखास्त की जो कांग्रेस के बड़े नेताओं से पहले कर चुके थे। उन्होंने बिहार के निलाहा किसानों की समस्याओं को बताते हुए गांधी से इसके लिए आंदोलन करने और मुक्ति दिलाने की दरखास्त की। गांधी ने रामचंद्र शुक्ल की बातें बहुत ध्यान से सुनी और बिहार के चंपारण के इन किसानों के उद्धार या मुक्ति के लिए आंदोलन करने की हामी भर दी। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन साल के आखिरी महीने के आखिरी सप्ताह में होते थे। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन भी दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसी अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए महात्मा गांधी लखनऊ आए हुए थे, जहां पर किसान महासभा या बिहार किसान सभा के नेता रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें बिहार के किसानों की व्यथा बताई, जिसके लिए गांधी जी उनके पक्ष में आंदोलन करने के लिए चंपारण जाने को तैयार हो गए। फरवरी 1917 को महात्मा गांधी चारबाग स्टेशन से चंपारण के लिए कूच कर गए। चारबाग स्टेशन से 6 डाउन पंजाब मेल पर बैठकर वो बनारस, पटना, मुजफ्फरपुर होते हुए पंजाब पहुंचे। लखनऊ से उनके साथ उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई और नरहर पारेख उनके साथ गए। पटना जब वो पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ब्रज बिहारी प्रसाद उनके साथ आए। जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचे तो मुजफ्फरपुर कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी उनके साथ हो लिए। इसीलिए जेबी कृपलानी को प्रोफेसरशिप से इस्तीफा देना पड़ा, या यूं कहें कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें प्रोफेसर के पद से हटा दिया। मुजफ्फरपुर से जब वो आगे बढ़े और चंपारण की ओर बढ़ने लगे तो चंपारण के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ने 144 लागू कर दी, अर्थात की गैदरिंग प्रोहिबिटेड कर दी और गांधी के जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी। लेकिन गांधी नहीं माने और वो 144 तोड़ते हुए जिले में घुस गए। डीएम ने उन्हें अरेस्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्हें लोगों से मिलने पर रोकने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर वहां पर लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। वहां पर एक आश्रम बनाया और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना शुरू किया। गांधी ने देखा कि उस इलाके में लोगों में स्वच्छता का काफी अभाव है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने वहां पर लोगों के पढ़ने के लिए 2 पाठशालाएं खुलवाई और लोगों में स्वच्छता की जागरूकता शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी ने यहीं से की थी। यूं कहिए कि स्वच्छता का ब्रांड महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन से ही शुरू किया था। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां पर लोगों को शिक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसके बाद उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी, किसानों से मिलकर तिनकठिया पद्धति के नुकसान के बारे में जाना और उसके बाद अपना आंदोलन शुरू किया। इधर दुनिया भर के अखबारों ने गांधी को कवर करना शुरू कर दिया। गांधी के आंदोलन और उनके सत्याग्रह के बारे में खबरें लिखी जाने लगी। ब्रिटिश हुकूमत, जो कि गांधी को लेकर पहले से ही चौकन्नी थी, इस पर काफी ध्यान रखे हुए थी। लंदन में बैठी हुकूमत भी गांधी के हर कदम को बारीकी से देख रही थी। इसी बीच गांधी ने हाथी पर बढ़ते हुए बैठकर कलेक्टर की तरफ कूच किया। जब गांधी कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे थे, उसी समय साइकिल पर बैठे हुए कलेक्टर हैकूक उनके पीछे आए और तिनकठिया पद्धति को वापस लेने की घोषणा कर दी। हाथी पर बैठे हुए गांधी और पीछे से साइकिल पर दौड़ते हुए कलेक्टर हैकूक की ये फोटो द गार्जियन नामक के अखबार ने लंदन में पहले पेज पर छापी। गांधी मसीहा के रूप में एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा कदम इसलिए उस समय उठाया क्योंकि वो गांधी को बहुत भाव नहीं देना चाहते थे। गांधी का आंदोलन जो जो आगे बढ़ रहा था, गांधी उतनी ही चर्चा में आते जा रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत और लंदन ने यह तय किया कि जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करते हैं और गांधी को ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, गांधी को वापस चंपारण से घर भेज देते हैं। इसीलिए कैप्टन हैकूक या कलेक्टर मिस्टर हैकूक से कहा गया कि वो तुरंत जाकर गांधी से मिलें और इस आंदोलन को खत्म कराएं और तिनकठिया पद्धति को वापस ले लें। इसी नीति के तहत मिस्टर हैकूक साइकिल पर बैठकर आए। उस समय गांधी जी हाथी पर बैठकर हैकूक से ही मिलने जा रहे थे और तिनकठिया पद्धति वापस ले ली गई। गांधी के जयकारों के नारे उमड़ पड़े। इसी आंदोलन की सफलता के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से संबोधित किया। इसी के बाद मिस्टर गांधी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा। ये आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। भारत में यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।